बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उसके हवाले से एक तो मौलाना फजल रहमान थे जो सियासी महाज संभाले हुए थे, दूसरी जो अहम बात की जा रही थी वो वकला तहरीक के हवाले से की जा रही थी कि वकला तहरीक आएगी और ऐसी तहरीक आएगी कि फिर हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी भी किस्म की तहरीक या तो लेकर आए और अगर ले आई है तो उस पर कायम रह सके। लेकिन हमने देखा कि जो इंतखाबात हुए ख़ास तौर पर वकला के हवाले से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टेड ग्रुप था उसको शिकस्त हुई और आसमा जहांगीर ग्रुप की फतह के बाद वकला बरादरी का जो मौक़िफ़ है हमें उस तरह सख्त नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ने इसको बड़ा क्लेम किया है। हुकूमत ने कहा क्योंकि वज़ीर कानून उस ग्रुप के अंदर मौजूद थे और वो उसको सपोर्ट कर रहे थे तो वकला ने हमारा आर्गूमेंट बाय किया है। इसके बाद जो है एक बार फिर से वकला तहरीक की बातें गाए बगाए हर हफ्ते में हम कहीं ना कहीं सुनते हैं और एक बार फिर से सुनने को मिल रही हैं। तो क्या कोई मौसर वकला तहरीक चल सकती है, और अगर चल भी सकती है तो किन बुनियादी इशूज़ पर चल सकती है या क्या हासिल वसूल हो सकता है? क्योंकि मुख्तलिफ बार की जानिब से ये चैलेंज कर दी गई है आईनी तरमीम, तो क्या अदालती राय इख्तियार की जाएगी या फिर कोई तहरीक जो है इस सूरत हाल में आ सकती है? बलूचिस्तान बार कौंसल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। ये एक अहम मामला है। इसके अलावा एक मामला ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और फिर जो 26वीं आईनी तरमीम जिस चीज़ के लिए की गई थी, आईनी बेंचेस के हवाले से बहुत से केसेस को अब आइन के लिए भेजा जा रहा है कि आइन की तशरीह वहाँ पर होगी, तो वो मामला ज़ेर बहस आ सकता है। तो उसमें अब क्या होने जा रहा है, क्या फ़ैसला हो सकता है, क्या आईनी बेंचेस अब बन जाएंगे, कौन सरबराही करेगा, कौन कौन शामिल होगा, बहुत से सवालों के जवाबात उसमें जो है वो मिल जाएंगे और ये कल की तारीख में हो जाएगी। तो अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हम पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या देखेंगे, क्या हम जो हुकूमती मौक़िफ़ था, जो हुकूमत को चीज़ें सूट करती हैं, हम उसके हवाले से देखेंगे, या जो अपोजिशन कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है और हमेशा एहतजाज की बात कर रही है, तो उसका कोई असर पड़ सकता है अब भी? नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, दो मामलात हैं, जुडिशल कमीशन का भी एक मामला है, लेकिन पहले वकला तहरीक के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या इस वक्त वो माहौल है, वो सिचुएशन है कि वकला तहरीक चल सकती है और वो कामयाब भी हो सकती है? देखिए, ये जो वकला एक्शन कमेटी है या पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार जो हैं, ये सब ने मिल के फ़ैसला किया है जो आपने अभी बताया कि वकला एक तहरीक चलाएंगे। किसके ख़िलाफ़? तो पता ये चला कि इनका एक नारा है, अली अहमद कुर्द साहब से हमें पता लगा, मुनीर मलिक साहब से पता लगा कि इनका एक नारा है कि नहीं छड़ांगे। यानी वो लोग जो कि पंजाबी नहीं समझते उनके लिए ये है कि इसका मतलब है कि छोड़ेंगे नहीं। अब ये पहले तो बड़ा एक यानी अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तान में तो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, तो ये पंजाबी का ही क्यों नारा लिया गया है, नहीं छड़ांगे। अच्छा, आगे दो तीन सवालात पैदा होते हैं कि ये किसको नहीं छोड़ेंगे? क्या पार्लियामेंट को, सेनेट में या नेशनल असम्बली को नहीं छोड़ेंगे, या प्रोविंशियल असम्बलियों को नहीं छोड़ेंगे, या वो लोग जिन्होंने के 26वीं तरमीम लेके आए उनको नहीं छोड़ेंगे, या फिर 26वीं तरमीम को नहीं छोड़ेंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो वापस नहीं हो जाती? देखिए, जो तहरीक चलती है ना, तारीख गवाह है, कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मकसद है और वहाँ के हिंदुस्तान के सिख जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक तहरीक चलाते हैं, और वो उसका नारा ये होता है, जीतांगे या मरांगे, यानी या तो जीत जाएंगे या मरेंगे। और उन्होंने फिर अपनी मुतालबात नरेंद्र मोदी से पूरे कबूल करवाए, मनवाए। अच्छा, इससे बड़ी बड़ी तहरीकें भी चली हैं। तहरीक पाकिस्तान चलती है, फिर हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ है। एक तहरीक जो है वो क्यूबा में भी चली और वहीं से ये नारे लगने के जो है ना हिसाब किताब के सामने आए। फिदेल कास्त्रो के ज़माने में तहरीक चली और उसका जो मोटो था या नारा था वो ये था, पात्रिया ओ मुर्ते, कि या तो वतन लेंगे या मौत है। और उसी की ही जो है वो चीज़ मैंने देखी सिखों की जब आती है, जीतांगे या मरांगे। अब इस तहरीक को जो कि खालिसतन 26वीं तरमीम के आने की वजह से हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि किसको नहीं छोड़ेंगे। नंबर दो कि ये 26वीं ये जो तरमीम आई थी ये तो हो चुकी, ये तो आइन का हिस्सा बन गया। दोनों यानी ऐवानों ने इसको यानी कर दिया अप्रूव, यानी सदर साहब ने तौसीक कर दी, आइन का हिस्सा बन गया। अब क्या इसको आइन से निकालने के लिए सड़कों से निकाल लेंगे? करेंगे क्या? होगा क्या? या तहरीक बराए सिर्फ तहरीक है? और फिर सबसे बढ़ के
कि तहरीक इंसाफ जो कि मेन ऑपोजिशन आपकी पार्टी है, वो उसका रोल इसमें क्या होगा? अच्छा, समझ नहीं आ रही। हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, किसको नहीं छोड़ेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही। मैं जरा वकला तारीख पर पहले बाकी मेहमानों की राय जान लेता हूं, फिर दोबारा आते हैं और फिर जुडिशल कमीशन में बात करते हैं। राव खालिद साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं, इसमें जो मौक़िफ़ वकला का सामने आया, उसमें एक फैक्टर जो है वो अब हुकूमत ये काउंट कर रही है कि ये एक फैक्टर है जिसके अंदर वकला ने हमें सपोर्ट किया और हमारे हिमायती ग्रुप को वोट देकर जितवाया। तो क्या ये इफेक्ट करेगा अगर कोई तहरीक आती है उसको? तो बयानिए की हद तक तो ठीक है, लेकिन वकला के जितने इलेक्शंस हैं वो बड़े डिफरेंट तरीके से होते हैं। आपको पता है ग्रुप्स हैं वहाँ पे, आसमा जिलानी ग्रुप है और आसमा जहांगीर हामिद खान ग्रुप है, जो वो बड़े अरसे से ये चल रहा है सिलसिला उनका। तो वो उन ग्रुप्स की अपनी सियासत है, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद तहरीक इंसाफ से वैसे ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जब वो एज़ वकील वोट डालते हैं तो वो दूसरे ग्रुप को डालते हैं। तो ये एक उनकी बिल्कुल डिफरेंट डायनेमिक्स है उसकी। और उसको ये कहना कि इस वजह से वो हो गया है कि 26वीं तरमीम की वजह से कोई उसमें चेंजेस आई हैं या हुई हैं, तो फिर सेक्रेटरी उनके जीते हैं दूसरे ग्रुप के, तो वो फिर वो बयानिया किधर गया, फिर वो उधर उसकी तरफ चले जाए। तो इस तरह करके ये मेरा ख्याल है प्योर वकला की पॉलिटिक्स थी, बहुत माइनर सा रोल इसका हो सकता है इस 26वीं तरमीम की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है। जहाँ तक तहरीक की बात है, तो वो तहरीक हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की तहरीक थी उसको भी एक वकील ने लीड किया था, जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक थी उसको भी वकीलों ने लीड किया था। और ये तहरीक एक पर्पज़ जो पाकिस्तान बनने के हवाले से थी, या मुशर्रफ की एमरजेंसी प्लस लगाई या निकाला इफ्तिखार चौधरी को, वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से थी, अदलिया की जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसके हवाले से थी। 26वीं तरमीम पे भी ये दो चीज़ें जो हैं वो सारे लॉ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वो हिट हुई हैं, एक अदलिया की आज़ादी और एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। इंटरफेरेंस अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव नहीं कर सकता। और हम जब देखते हैं इसकी सारी हैयत को, जिस तरह से कमेटी बनाई गई चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के लिए 3 सीनियर मोस्ट में से, और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन हमारे सामने आती है, तो ये बुनियादी तौर पे उसी पे सारा फोकस है। और उन्होंने उसमें ये नहीं कहा कि हम तहरीक सुबह से चलाने लगे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा ख्याल है कि मेजॉरिटी जो है वकला की, बल्कि सारे ही समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं उसको छेड़ा गया है, जो कि नहीं छेड़ा जा सकता। हमारे अपना आइन कहता है इस बात को, हमारी जुरिस्प्रूडेंस ये कहती है, बार बार इस्टेब्लिश हुआ है मुख्तलिफ केसेस में। तो उस हवाले से वो वकला के अंदर रेफरेंडम के लिए जा रहे हैं 26वीं तरमीम के ऊपर, कि वकला की राय लेके उसके बाद वो फिर तहरीक उसकी जिस तरह से भी वो शुरू करेंगे, नेगोशिएट करेंगे इस चीज़ को, या वो कुछ सड़कों पे निकलेंगे, जैसे वो कह रहे हैं हम तुलबा तंजीमों और लेबर तंजीमों को भी साथ मिलाएंगे। फिर पॉलिटिकल जो एंटिटी है पीटीआई ऑब्वियसली, और मौलाना फजलुर रहमान जो है, अगरचे वोट दिया उन्होंने, लेकिन वो स्टिल शाकी हैं इन सारी सूरत हाल से, मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट ना होने के हवाले से। तो उसका एम और पर्पज़ तो बड़ा वाज़ेह है उनका, लेकिन जुडिशल कमीशन के साथ ये अटैच इस तरह से है कि जो जस्टिस यही आफरीदी साहब के बनने के बाद के मामलात हैं, जिस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं, उसमें इंडिकेशंस ऐसी आ रही हैं कि वकला के अंदर बहुत जो इश्तियाल था अभी, तो उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है उनके इक़दामात की वजह से, जैसे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को। मैं जुडिशल कमीशन पर राव साहब मैं आता हूँ ज़रा दोबारा कि फिर इसका इफेक्ट क्या होगा। मैं ज़रा जाकिर बशीर साहब से जान लेता हूँ कि ये आपने एक तो कहा कि ये टाइमिंग जो है ये क्या होगी, अभी ये रेफरेंडम के बाद होगा, तो मैं ज़रा उनसे जान लेता हूँ। साकिब बशीर साहब, ये क्या नेगोशिएट क्या हो सकता है अगर कोई तहरीक चलती है, और फिर उसकी टाइमिंग क्या हो सकती है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को तो पास हुए अब काफ़ी दिन गुजर गए। एक तो 26वीं आईनी जो तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, और इस तरह सिविल सोसाइटी की जानिब से भी इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो बुनियादी जो पॉइंट है इनकी जिस मूवमेंट का, वो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी और जल्दी से आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। उनका एक प्रेशर बनाना है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को सुने, और जब वो सुनी जाएंगी तो उस रोज़ को उन की समातों के दौरान वहाँ मौजूदगी, फिर आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन ये बात कर रहे हैं। सबसे जो अहम बात इन्होंने की, जो इन पे आ रहा था एक स्टिग्मा
कि वो पीटीआई बैक जो है वो एक लॉयर मूवमेंट शुरू हो रही है। दो चीज़ें उन्होंने कल इस हवाले से फाइनलाइज की हैं, जो उनके करता धरता है उनसे मेरी बात हुई। एक कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्लोगन, कोई हमारा नहीं होगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इंटरनली जो हमारे ग्रुप्स हैं, मतलब हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप, तो ये ग्रुपिंग की उससे भी बियॉन्ड होगी, मतलब उसका किसी ग्रुप के साथ भी ताल्लुक नहीं होगा। तो ये प्योरली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बुनियाद पर हम कर रहे हैं, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के वकला भी और इंटरनली भी वकला जो है वो आ सकेंगे और आईनी तरमीम की जो पिटिशंस हैं वो लगाएं। एक बात उन्होंने की मुनीर मलिक, इसमें 3 लोग जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द, हामिद खान। ये 2007 की जो वकला तहरीक थी उसमें लीडिंग रोल जो है इनका था। मुनीर मलिक जो कहते हैं कि अब जुडिशरी को फ्रंट पे आना पड़ेगा और जुडिशरी को किरदार अदा करना पड़ेगा। और उन्होंने एक और बात की कि फुल कोर्ट बुलाएं और फुल कोर्ट आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुने। एक बहुत बहस हो रही है पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से कि जब एक लॉ ऑफ लैंड बन चुकी है 26वीं आईनी तरमीम, तो आईनी मामलात आईनी बेंचेस में जाने हैं, तो फुल कोर्ट कैसे बुला ली जाए। तो यह सवाल जब उनसे किया गया तो उनका यह कहना है कि आईनी बेंचेस तो बेनिफिशरी हैं, आईनी बेंचेस या जजेस जो उसमें होंगे, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बिठाए और फुल कोर्ट देखे। हमें किसी एक जज को हम ये नहीं कहते कि ये बैठे और ये ना बैठे, फुल कोर्ट बैठे और इस सारी जो है वो इसको एग्जामिन करे और उसके बाद इसको जो है वो आगे चलाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। 2007 की जब ये शुरू हुई थी तहरीक, तो शुरू में यही पोजीशन थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से ये शुरू होगी, मोमेंटम बनेगा नहीं बनेगा, वकला आएंगे नहीं आएंगे, एग्री होंगे या नहीं होंगे। जनरल मुशर्रफ का तोती जो है वो बोलता था उस वक्त, तो उसका जो हुकूमत की एक ग्रिप भी थी जो बार्स है उन पे, और उस वक्त भी कुछ वकला जो है मुखालिफ भी थे उस वकला तहरीक के। लेकिन यह है कि वो वकला तहरीक चली, शुरू में मोमेंटम नहीं था। 3 जो नाम मैंने जजेस के लिए, ये नाम भी इनिशियली वो एक्टिव हुए, बाद में जस्टिस अतर मिनल्ला तो बहुत एक्टिव रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी जो है उस लॉयर मूवमेंट में शुरू में वो साथ थे। तो ये भी एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस है। तो उस एंगल को भी हमें देखना होगा कि उस वक्त भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हो रही थी और आज भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हो रही है। फिर ये कह रहे हैं हम मुल्क भर की बार एसोसिएशन के पास जाएंगे और पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन करेंगे, लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये कहना कि ये कामयाब हो जाएंगे हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लॉयर्स जो है वो इस हवाले से पुरुमीद जरूर है कि हम इसका मोमेंटम जो है वो बना लेंगे। मोमेंटम बनते वैसे देर नहीं लगती। ठीक है, मोमेंटम बनते देर नहीं लगती। नजमुल साकिब साहब, अब ये जो मामला इससे जुड़ा हुआ है वो जुडिशल कमीशन का है। जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और ये सारा कुछ जो है वो इस जुडिशल कमीशन के इजलास और उसके बाद जो फिर आईनी बेंच बनता है उसी के लिए हुआ, और यही सारा मामला था जिसको इतना 1.5 महीना तकरीबन डिस्कस किया गया 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि अब ये कल की जो मीटिंग होने जा रही है जुडिशल कमीशन की, इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑपोजिशन, हुकूमत सब मौजूद होंगी, फिर अदलिया की नुमाइंदगी होगी, तो क्या जा रहा है? आपको लगता है कि अब मामला मज़ीद उलझेगा इस मीटिंग के बाद या सुलझ जाएगा? मामलात जो है ना वो मेरे नज़दीक, अगर आप बहुत सारे लोगों की राय देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मामलात मज़ीद उलझ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुहद्दब अदसा लगाएं हुकूमत पे और हुकूमत के एंगल से देखें तो मामलात तो सुलझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये 5 नवंबर की आपने बात की कि जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है। आप 26वीं तरमीम करते हैं और उसके बाद ये पहला इजलास हो रहा है, इसमें मसला क्या है? फिर आपने बात की कि जी ये जो चैलेंज हुई है 26वीं तरमीम, अब सवाल ये है कि चैलेंज आप होते रहें, लेकिन जब ये बात पहुँचेगी उन चीफ जस्टिस तक जो कि 26वीं तरमीम की वजह से या उसके अंदर एक क्लॉज की वजह से, वो 3 के पैनल की वजह से वो बने हैं, उसको वो कैसे देखेंगे? इट इज़ एवरीबॉडीज गैस। अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ आपको यानी एंगल्स नज़र आ रहे हैं। फिर उसमें तीसरा एंगल ये जो वकला का जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद हो रहा है। एक तरफ तो रूटीन की चीज़ें हो रही हैं, ये जुडिशल कमीशन अब रूटीन है, बेंचेस बनेंगे आईनी, वो रूटीन की बात होगी क्योंकि फैसला हो गया कि आईनी बेंचेस बनेंगे। जुडिशल कमीशन का ये हिसाब किताब भी इसके फैसले हो चुके।
ये अगर तहरीक चलनी थी तो इसका ये वक्त नहीं है, ये ज़रा पहले चलानी चाहिए थी। अब क्या ये प्रेशर ग्रुप बन रहा है? क्या किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश है, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को, और ख़ासुल ख़ास जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको खुदा ना खास्ता प्रेशराइज, और क्या वो प्रेशराइज हो जाएंगे? ये सारी चीज़ें तो देखने की हैं। विशफुल थिंकिंग एक चीज़ होती है ज़ौक, आदमी का दिल चाहता है, जिस तरह भी बात हुई ना कि जी ये तो तहरीक जो है वो, यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चली तो कामयाब हो जाएगी, मोमेंटम बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि गंडापुर साहब आते हैं और आराम से वापस चले जाते हैं। चीज़ें जो हैं वो एक पॉइंट पे पहुंचती हैं और उसके बाद रिट्रीव हो जाता है सारा मामला। उससे कुछ थोड़े से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मेरे ख्याल में मेरा तज्जिया ये कहता है कि अदलिया को ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम के बाद अपना काम करने दिया जाए। और अभी तक जो रुकावटें नज़र आ रही हैं उसमें ये वकला तहरीक है या वो चैलेंज हो गई, 26वीं तरमीम जो है वो चैलेंज हो गई, ये नज़र आ रही हैं रुकावटें। लेकिन सवाल वहीं पे ही है कि अगर आपने आइन में तब्दीली कर ली है 2/3 आपकी अक्सरियत से, और उसमें मिनहसुल जमात आप मौजूद हैं, तो अब किस चीज़ का? और वकला उस लिहाज से स्टेक होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है वो। उनकी बात जो है वो अदालत के एंगल से आ सकती है, लेकिन स्टेक होल्डर नहीं है वो। राव साहब, ये पटरी पर चीज़ें हुकूमत की सतह से तो आ रही हैं, वो बेशक ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, वकला की तहरीक के हवाले से आवाज़ें हों, लेकिन जो हुकूमत चाह रही थी वो उस तरह मामलात अब चल रहे हैं। तो ये तो कंटिन्यूटी लग रही है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं लग रही। जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो जाएगा, बेंच भी बन जाएगा, आइनी मामलात उसमें चले भी जाएंगे और फैसले भी होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, आज से 1000 साल पहले भी तो चलते थे निज़ाम, जब वो ज़ोर आवर अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लेता था, तो उस निज़ाम तो चलता रहता है। बात वो नहीं है, बात यह है आप महज़ब दुनिया में जब हैं तो आपने किस तरह से रहना है। आपने इंटरनेशनल जो अपने साइन किए हुए हैं, आपने चार्टर साइन किए हुए हैं, आपने जो कमिटमेंट्स दी हुई हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, दुनिया की आज़ादी के हवाले से, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के हवाले से, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, क्या आपने उसको मानना है या नहीं मानना? ये तो फिर वही बात है, ठीक है इलेक्शन फिर वो मर्जी है इलेक्शन कमीशन की, जब मर्जी कराए। आइन में लिखने की क्या ज़रूरत है? ट्राइकॉटमी ऑफ पावर आइन में लिखने की क्या ज़रूरत है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आइन में लिखने की क्या ज़रूरत है? तो उसको निकाल ही दें, फिर फ़ायदा क्या है उसका? अगर आपने वो उसको फॉलो नहीं करना, आपने इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करना, उन चार्टर्स को फॉलो नहीं करना, अपने आइन को फॉलो नहीं करना, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? पार्लियामेंट के इख्तियारात अपनी जगह पे, लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो कहते हैं ना कि जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहाँ पे आपका वो राइट ख़त्म हो जाता है। तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इख्तियारात सारे बड़े अच्छे तरीके से उसको किए गए हैं। पर्पज़ क्या है? क्या मखसूस नशिस्तों से पहले 26वीं आईनी तरमीम का या इस किस्म का ख्याल को पाया जाता था? नहीं पाया जाता था। तो वो आप एक ख़ास पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। आज इस हुकूमत को फ़ायदा है, कल दूसरी हुकूमत फ़ायदा उठाएगी, ये चीख रहे होंगे कि जी ये देखें इन्होंने अपनी मर्ज़ी के जज लगा लिया, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगा लिया और हमें रगड़ा लगना शुरू हो गया। और ये इस तरह से नहीं चलती। आपको किसी प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा होना होता है, और प्रिंसिपल हमारे लेट डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई आपने नया असूल वज़ा नहीं करना। तो जहाँ तक ये अभी की जो सिचुएशन है, मैं तहरीक से उस वक्त लिंक कर रहा था, आपने फिर टॉपिक कहा कि बाद में इसको डिस्कस करेंगे। जुडिशल कमीशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बड़ा स्मूथ सेशन होगा और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें तय पा जाएंगी और जजों की अंडरस्टैंडिंग और गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग के साथ मामलात अच्छे तरीके से चलेंगे। आईनी बेंच के जो सरबराह हैं उनका तकर्रुर हो जाएगा, वो 13वें मेंबर होंगे फिर इसके, तो वो सारे मामलात स्मूथ चलेंगे। या जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, जो हुकूमत अपने हमायती कुछ लोगों से ट्वीट और वीलॉग्स जिस किस्म की करा रही है, या कुछ शरारत हो सकती है उसके अंदर। अगर तो ये इजलास अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं होता, फिर तो अदालत हो, वकला हो या सियासतदान हो, फिर तो ये मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। अगर अच्छे नोट पे ख़त्म होता है तो फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वकला भी थोड़ा सा बैक स्टेप लेंगे। जैसे मैंने कहा, उनके इश्तिहाल में कमी आई है चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी के इक़दामात से और उनके चार्ज संभालने के बाद से जो इक़दामात उन्होंने किए हैं। तो कल आज परसों के इजलास में अगर ये स्मूथली चीज़ें हो जाती हैं और मामला चलते हैं, शायद को अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि किस तरह से मामलात को चलाना है। क्या अदलिया को पूरी तरह हाथ में रखना है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने हैं उससे, अगर आप एक मेंबर की आपकी अक्सरियत होगी है, या आपने किसी असूल, कायदे और कानून की बुनियाद पे चलना है।
तो मेरा ख्याल है उससे जो निकलेगी आप फील जो आएगी, जो चीज़ें निकलेंगी, उससे मामला जो हैं वो आपको फिर पता चलेगा कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे या ये मामला ख़राब होंगे। लेकिन असूली बात ये है कि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कंप्रोमाइज़ हुई है, इससे आइन का कॉन्सेप्ट जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का वो भी कंप्रोमाइज़ हुआ है। और ये हुकूमत मैं समझता हूँ बहुत नेक नीयत है। कोई ऐसी हुकूमत भी आ सकती है जो इतनी नेक नीयत ना हो और वो जुडिशरी में अपने स्टफिंग कर दे अपनी मर्जी के जजों की और फिर किसी और को भुगतना पड़े। साकिब बशीर साहब, ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो सकता है इस जुडिशल कमीशन के इजलास का? जैसे राव साहब ने कहा कि यहाँ से डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा वकला तहरीक के हवाले से, कि किस तरीके से ये इजलास होता है। तो जैसे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इससे कबल मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को साथ रखा है मामलात के हवाले से, तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट होगा जिस पे जो एतराज़ात हो रहे हैं किसी हद तक उनको कम किया जा सकता है? एक खबर तो ये आ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जैसे ही चीफ जस्टिस बने थे तो एक हफ्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक यूनिटी इत्तेहाद लाने में लगाया है और ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इत्तेहाद ला सकेंगे। अब उसका अमली मुजाहरा हमें नज़र आएगा ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में। 5 नवंबर का इजलास इसलिए अहम है कि अगर तो वहाँ पे जस्टिस याहिया अफरीदी जो कुछ चाहते हैं वही हुआ और उन्हीं की मर्ज़ी पे वो आइनी बेंचेस बने, तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत जो 26वीं आइनी तरमीम से जो कुछ हासिल करना चाह रही थी इब्तदाई तौर पर तो उनको नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की जो कोशिश है वो यही हो सकती है कि चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हो और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और तीसरे जज जो है उनकी एक अलग आइनी बेंचेस की कमेटी हो, तो वो अलग अलग जो है वो दोनों चल रहे हों पैरेलल जो है। तो ये एक चीज़ जो है वो मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामलात जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर सोल्यूशन जो है वो यही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस हैं एक वो खुद आइनी बेंच को हेड करें, फिर उसके बाद के जो जज सीनियर हैं, फिर उसके बाद जो सीनियर हैं, सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है मेरा ख्याल में वो यही होगा। अब देखना है कि वो किस तरफ जाते हैं, लेकिन हुकूमत उससे पहले एक अटैम्प्ट करने जा रही है। 5 नवंबर को ये इजलास बुलाया गया है, कल उन्होंने नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हुकूमत की जानिब से 3 बिल पेश किए जा रहे हैं जिनमें से 2 का या 1 का कम से कम ताल्लुक डायरेक्टली वो चीफ जस्टिस की मुशावरत से भी है कि 17 से 25 जज करने हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हुकूमत जो है वो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कल आएँ क्योंकि सादा वहाँ पे उनको अक्सरियत चाहिए। तो कल पार्लियामेंट के फेडरल कैबिनेट का भी इजलास, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी है, तो तीनों बिल पेश होंगे। एक वो जो कल हमने डिस्कस किया था कि एंटी टेररिज्म लॉज में जो आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं कि वो 3 माह के लिए हिरासत में ले सकेंगे, और दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस था उसको बिल की शक्ल में ला रहे हैं, इसका भी है। इस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है वो खतूत जो है वो लिख चुके हैं कि इंटरनल मामलात में, सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात में क्या इस किस्म की लेजिस्लेशन आए रोज होती रहेगी और इसको कैसे टैकल करना है। और तीसरा 17 से 25 जजेस, तो 5 नवंबर इजलास से पहले ही ये करना, ये काफी इसके सवालात हैं कि जब मेन स्टेक होल्डर चीफ जस्टिस है, आपने अपनी मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक चीफ जस्टिस लगाया है, उससे आप क्यों नहीं बात कर रहे। तो 5 नवंबर मेरा ख्याल में बहुत अहम दिन है। और 4 नवंबर को जो आपने जिक्र कर दिया, ये 2 खबरों का ये इंपॉर्टेंट होगा वो मूड डिसाइड करने के लिए कि 5 तारीख को फिर क्या होगा जुडिशल कमीशन के इजलास में। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का ऐलान किया, अब वो जलसा जिरगे में तब्दील हो गया है और आज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में भी कुछ बातें की गई हैं और एक बार फिर से वो मोमेंटम उनकी जानिब से दिखाया जा रहा है, वो सख्त अल्फाज उनकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता उन्होंने एहतजाज किया था और इस्लामाबाद की तरफ आए थे अपने काफ़िले के साथ, वहाँ पर जो कुछ हुआ और जिस तरह वो गायब हुए दूसरी मरतबा, जिसमें सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कह रहे थे कि उनको कहीं रखा गया है, राब्ता नहीं हो रहा, दोबारा वही रिपीट हुआ और फिर कहीं शायद वो चाय पी और फिर उन्होंने कहा टी वॉज फैंटास्टिक, और फिर अब बयानात आ रहे हैं और अब बयानात फिर उसी किस्म के आ रहे हैं कि हम सर पर कफन बांध के निकलेंगे, घर वालों को कह दिया है कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे उठा लिए जाएं और पुरअमन एहतजाज करके हमने बड़ी दफ़ा देख लिया। तो अब
होगा क्या? और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उसमें ज़रा कुछ और मोड़ भी आ गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब बहुत तनकीद कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इससे पहले मुशावरत नहीं की थी, फिर पंजाब को हमने देखा कि पंजाब के वर्कर्स का वो किरदार भी नहीं रहा है वहाँ पर, और फिर मीटिंग भी उनकी जान से की गई है। फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और हुकूमती वज़रा की जानिब से भी कुछ बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फिर वर्करों को छोड़कर गायब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो जलसा तब्दील जिरगे में क्यों किया, ये आम सवाल है, और फिर अब आगे क्या हम रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे उसी तरह या कुछ मुख्तलिफ हिकमत अमली होगी? राव खालिद साहब, पीटीआई जलसा नहीं कर रही, जिरगा पहले कर रही है और फिर उसके बाद देखेंगे हिकमत अमली क्या होगी, क्या वजह प्लान में थोड़ी सी तब्दीली? अच्छा, एक तो वो खुद भी कंफ्यूज है। अभी बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं नहीं हम जलसा कर रहे हैं लेकिन स्वाबी में कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जिरगा कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। ये सारी जो सलमान अकरम राजा साहब हो, ये वो कन्फ्यूजन, ये चीज़ें सारी, अगर आप थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात हो रही थी तो जिस मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब ने कन्वे किया कि हमने वोट देना है, तो उसमें भी एक झगड़ा हुआ था शायद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ का। तो वो नाराज़गी उस वक्त चली और फिर शायद खाकान अब्बासी साहब अलहदा हो गए। तो ये इस किस्म की चीज़ें जब हो रही होती हैं जिसका आपको कंटेक्स्ट नहीं पता चलता, चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो उसमें ये फिर होती हैं। जिनको पूरी कहानी का पता नहीं होता वो फिर एतराज़ात भी करते हैं, वो बातें भी करते हैं, जलसा जिरगे में क्यों तब्दील हुआ, मशावरत क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी बातें, अब होता ये है कि इस किस्म की सिचुएशन में पूरी बात बताई भी नहीं जा सकती, क्योंकि कल को आपने मानना तो होता नहीं कि आपके कोई पीछे से कोई मामला चल रहे हैं या ठीक हो रही हैं चीज़ें या बेहतरी की सूरत निकल रही है। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब उस पर जो अभी जो कल इन्होंने तब्दीली की है, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया, ये याद रखिएगा, ये बैकग्राउंड जो उसकी है। गंडापुर साहब ने कहा जी हम जलसा 8 को नहीं कर रहे पेशावर में, हम 9 को स्वाबी में जिरगा कर रहे हैं, हाईवे के साथ कोई जगह उन्होंने कहा, और पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, उनसे मुशावरत होगी, मुशावरत के बाद हम तय करेंगे कि लाया अमल क्या होगा, कैसे हमने तहरीक चलानी है, और फिर जब हम निकलेंगे तो सर पे कफन बांध के निकलेंगे, घर वालों को कह के निकलेंगे कि अब हमारा जनाजा पढ़ लीजिए, या तो हम हुकूमत को हटा के आएंगे या फिर हमारी डेड बॉडी वापस आएगी। तो इस किस्म की एक्सट्रीम स्टेटमेंट उन्होंने दी है। ये एक जज्बाती स्टेटमेंट तो है, लेकिन उनको भी पता है कि वो सर पे कफन तो ज़रूर बांधेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो तो हर वक्त ही बांधा होता है, चादर वादर बांध के रखते हैं सर पे, वो सफ़ेद ही होती है मोस्टली, तो वो कफन साबित नहीं होगा, बल्कि शायद कोई। राव साहब, इससे पहले इमरान खान डिसाइड करते थे कि एहतजाज करना है या नहीं करना, इस बार जिरगा डिसाइड करेगा, वो फिर जिरगे की बात इमरान खान साहब तक लेके जाएगी और फिर वो उसकी तौसी करेंगे। इसी किस्म का कुछ लग रहा है, लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। आप अपनी एक हिकमत अमली बनाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी इसको इस तरह नहीं करना, फिर आप उसमें इस तरह से करके थोड़ा सा रास्ता तब्दील करते हैं, फिर किसी और मोड़ से जाके आप फिर दोबारा से मेन रोड पे चढ़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये फिर स्ट्रेटजी जब आपने चेंज करनी होती है तो उसमें ये फिर आपने दाव पेच खेलने होते हैं, उसके बहाना कोई भी हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि वो जो इन सारी चीज़ों से जो तासुर बन रहा है, जो बार बार हम जिक्र करते हैं, डील ढील या कोई प्रेशर, वो बातों अल्टीमेटली वो आ जाती है। तो उसमें जितने मुँह उतनी बातें हैं। कोई कह रहा है कि जी वो उनका फैज़ अमीर साहब का कोर्ट मार्शल होने लगा है, तो साथ उनको भी इमरान खान साहब का भी साथ ही हो रहा है, तो इसलिए उनको वो सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, आपकी मईशत ठीक हो गई है, जो हमें बताया जा रहा है सरमायाकारी आ रही है अरबों डॉलर की, तो उसके डील करने की ज़रूरत क्या है किसी को, या उस प्रेशर में लाने की ज़रूरत क्या है? उनके मुकदमात हैं, बहुत सारे हैं, वो चलते रहेंगे, जेल में पड़े रहेंगे, भुगतते रहेंगे, किसी में सज़ा होगी, किसी में रिहा होंगे। जो पिछले 2 साल से हो रहा है वही होने दे, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? तो उसमें जो बात मुझे समझ आती है वो ये है कि मामलात चल नहीं रहे। जो हुकूमत से एक्सपेक्टेशन थी, जो ओवरऑल चीज़ें थी मुल्क की हालात के हवाले से, वो चल नहीं रहे। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्मूथ करने की ज़रूरत है चीज़ों को। तो उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सबसे बड़ा फैक्टर वो रहा है हमारे मामलात को ठीक ना करने में। आप भले डील करें ना करें, लेकिन मैसेजिंग अगर इस किस्म की जाए कि जो धरना और वो मार धाड़ और कफन और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब उस तरह से नहीं होंगी। जलसे जुलूस एहतजाज होता रहेगा,
लेकिन उस लेवल की नहीं होंगी। उस लेवल की तो उससे थोड़ा सा जो इन्वेस्टर है उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, मुल्क की अंदरूनी मामलात भी थोड़े स्मूथ होंगे, तो उससे शायद कोई बेहतरी की सूरत निकले, सियासी मामलात का हल की सूरत भी कोई निकले। तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा हर कोई एक दूसरे को स्पेस देने के लिए शायद आमादा हो गया है। नजम साकिब साहब, एक तो कोई जादुई चीज़ है अली अमीन गंडापुर साहब के पास के वो पहनते हैं और गायब हो जाते हैं और उसके बाद नहीं मालूम होता वो कहाँ पर हैं। तो अब अगली दफ़ा भी क्या वो इसका इस्तेमाल करेंगे? और एक चीज़ ये है कि हमेशा एहतजाज अपोजिशन इसलिए करती है कि प्रेशर बिल्ड कर लिया जाए। अगर गुज़िश्ता एहतजाजों में प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ तो अब इस किस्म के अगर केपी में कोई जिरगा किया जाता है या वहाँ से कोई बयानिया दिया जाता है तो क्या उससे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा? ख्वाजा आसिफ साहब ने तो वही कहा जो अभी आपने कहा है कि जी वो पिछली दफ़ा की तरह आएंगे, वर्कर्स को अकेले तन तनहा छोड़ के तो वाया बठिंडा या बारोबार पीर वदाई जो है वो चले जाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया। देखिए, दो बातें उन्होंने गंडापुर साहब ने और की हैं और मैं उनमें थोड़ा सा देख रहा हूँ कि हमारी जो समस्या है, जो मसला है, उसका हल। एक उन्होंने बात की है कि बाहर निकल कर हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे, बाहर निकलकर हुकूमत का खात्मा करेंगे, प्लान बन चुका है। बाहर निकलकर हुकूमत का खात्मा करेंगे, प्लान बन चुका है। कौन सा प्लान, कैसे करेंगे, कौन सी हुकूमत? क्या आप वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं या सूबाई हुकूमतों की भी बात कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करेंगे जिसमें आपकी अपनी हुकूमत भी शामिल है? लिहाजा मुझे ये सियासी बयान लग रहा है। दूसरा जो उनका है, ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए आएंगे। आखिरी कील, ज़रा बाकी कीलों का बताएं। देखिए, ये जो लास्ट नेल इन द कॉफन का ये है ना जो हमने तर्जुमा किया हुआ है, उसमें कॉफन का होना बड़ा ज़रूरी है, ताबूत का होना बड़ा ज़रूरी है। ताबूत किधर है जिसमें आप आखिरी कील ठोंकेंगे? ये तो ताबूत बनाने की बात कर रहे हैं आप। तो ये दो बातें करके मैं ये बताना चाहूँगा अपने पीटीआई के दोस्तों को कि ज़रा थोड़ा वजाहत करें। इस यानी किस चीज़ की वजाहत करें वो मैं बता देता हूँ। सड़कों पे आके आपने एहतजाज करके तोड़ फोड़ करके तो 9 मई आपके अगर सामने है तो वो तो रास्ता नहीं है। हुकूमत नहीं बदलती। सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे तो हुकूमत गिरती भी नहीं है, ये भी आपको पता है। आपकी फौज मौजूद, आपकी पुलिस मौजूद, आपके सारे इदारे मौजूद जो कि हुकूमत का साथ देंगे और वो यानी जो भी तोड़ फोड़ कर रहा है उसको पकड़ेंगे। आपने सियासी तौर पे अगर आप देखें पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट के एंगल से तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह से प्रेशर बिल्ट हो कि हुकूमत वक्त जो है या मुक्तदरा जो है वो टेबल पे बैठ के आपकी बात सुने और आप इस काबिल हों कि अपनी बात मनवा सकें। तो इस वजह से जो आप ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिछली दफा आपने किया है, आप तो उस मकाम तक पहुंचे ही नहीं जहां तक आपने कहना था कि जी हम वहां पे डी चौक पे पहुंचेंगे, ये करेंगे। क्या करेंगे? तो मेरे कुछ ये जो सवालात हैं ना उनको अगर सामने आप रखें तो आपको पता लगेगा कि ये रूटीन की कोई बात लग रही है कि नहीं जी पहले हम यानी जिरगा करेंगे, नहीं फिर हम जलसा करेंगे, जलसे का ऐलान फलानी डेट करेंगे और फिर जलसा जब होगा तो फिर देखी जाएगी। और फिर हमने ये भी देखा कि जलसे का ऐलान होता है और सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे के करीब खान साहब के साथ एक मुलाकात होती है, जलसा मनसूख हो जाता है। फिर वो ये भी नहीं देख रहे कि इस्लामाबाद के लिए जलसा करने के बाकायदा तौर पे कुछ हिसाब किताब नए आ गए हैं। उसमें किस वक्त 6 बजे बत्ती बंद होनी है, ये होना है, वो होना है, जगह का तयन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो मेरा तज्जिया है वो ये कहता है कि ये इस काबिल नहीं होगा ये जिरगा या ये आपका जलसा कि मुक्तदरा को या हुकूमत को इस तरह से लेके आए टेबल के बाद कि इनकी डिमांड सुनी जाए। लिहाजा ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और इस पे तुर्रा ये है कि आपके अपने लोग जो हैं ऐसे लग रहा है कि उनको एक एक करके इस्तेमाल किया जा रहा है। Right. पुराने लोगों को लाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब कहीं से वापस आ रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वाडा साहब भी शायद वापस आएंगे, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। सबसे पहले अपने इंतजामी उमूर ठीक करें और उसके बाद प्लान अगर बनाया है तो जरा अवाम के लिए, अपने वर्कर सपोर्टर के लिए बता दें कि प्लान है क्या। अच्छा साकिब बशीर साहब, यही एक चीज़ के प्लान है क्या? क्योंकि हमने देखा कि
जो गुज़िश्ता एहतजाज हुआ था उसमें केपी से ज़्यादा लोग शामिल थे, और हमने देखा कि पंजाब से उस तरह नहीं थे, और पंजाब में हम लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के फुकदान की बात करते हैं। एक्टिव अपोजिशन में तो हमने देखा कि मौलाना बाजी ले गए, 26वीं तरमीम के हवाले से शिकें निकलवा दी, तरमीम की शिकों को कम करवा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 26वीं तरमीम पर भी कोई मुनज़्ज़म एहतजाज उस तरह नहीं कर सकी, गो कि वो मीटिंग्स का हिस्सा रही और वहाँ पर उन्होंने जो भी जिस तरह भी निकलवा सकते थे। तो अब क्या ये जो डीएक्टिव किस्म की ऑपोजिशन है ये एक्टिव हो सकती है जिरगे के बाद? अच्छा, मेरा व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसके हवाले से, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीटीआई के पास स्पेस नहीं थी और नहीं है। मतलब उनके पास उस तरह स्पेस नहीं है कि जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कोई जलसा, कोई एहतजाज कोई करना चाहें तो वो कर सकती हैं। आज भी कोई सिचुएशन उनके लिए नॉर्मल नहीं है। तो इस नॉर्मल जो सिचुएशन नहीं है, इस दौरान इन्होंने 8 सितंबर को जलसा किया, 22 सितंबर को लाहौर में किया, 4 को इस्लामाबाद में किया। इसको हम साइड पे रख देते हैं कि उस पर हुआ क्या। हुकूमत जो है वो एक हफ्ता पैनिक में चली गई, जो पर्पस था वो सर्व हुआ। मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो जो सिचुएशन एक डेवलप हुई थी, उस सिचुएशन ने हुकूमत को जो है वो हिला दिया। बेशक वो आए, डी चौक नहीं पहुंच सके और पहले से ही वापस हो गए। तो ये आप देख लें कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बहुत दूर नहीं है। मतलब पिछले तकरीबन 70 दिनों में उन्होंने ये एक्टिविटीज़ की हैं। और 8 सितंबर हमें याद, हमने बात भी की थी कि 8 सितंबर पहली उनकी पॉलिटिकल गैदरिंग थी, वो 9 मई 2023 के बाद। तो उसके बाद से लेकर 2 मंथ में उन्होंने अब ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब अभी जो उन्होंने जो सवाबी में रखा है, वो उसका मकसद यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करें हुकूमत को, और हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पर ऐसी सिचुएशन नहीं चाह रही होगी जहाँ पे वो चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल हालात हों, अदम इस्तेहकाम ना हो, सियासी तौर पर भी सरमायाकारी लाना चाहते हैं, उसमें कामयाबी नहीं हो रही। तो इसलिए ये हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है। बाकी अगर वो कहेंगे कफन बांध के आएंगे और इस तरह की बातें, वो पॉलिटिक्स में वो नहीं होती। ये बयानबाजी तो होती है कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। पहली दफ़ा भी जो गंडापुर ने कहा था कि मैं डी चौक में पहुंचूंगा सब लोगों के पास और वापस नहीं आएंगे तब तक कि जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता। लेकिन बाद में उनके लीडरशिप ने कहा कि वो एक सियासी जो है वो बयानात थे उनके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में उनके लिए। तो वो पॉजिटिवली वो आगे बढ़ रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट पे। लेकिन जो गवर्नमेंट वो अभी भी पैनिक में है। अब जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, मैं उनका अभी बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे वो बुशरा बीबी पहले लाहौर जाती थी, पंजाब के मामला देखती थी, तो ये जो पेशावर आ रही हैं इस पे हमें जो है वो कुछ शकूक को शुबात है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो उसका बुशरा बीबी का पेशावर पहुंचने शकूक व शुबात, कभी राना सनौला का बयान, कभी ख्वाजा आसिफ का, जो हुकूमती जमातें वो बुशरा बीबी के लाहौर और पेशावर आने पे ही अपने जो है वो तबसरे और तजिए जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक बात है केसेस की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो सिनेरियो बनता है प्रेशर का, इनके केसेस पे भी चीज़ें आती हैं। केसेस के हवाले से इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद में चल रहे हैं, कल भी हैं, कुछ आइंदा हफ्ते भी हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी की, जब बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से ये बात आई थी कि उनकी जो जमानत हुई है वो डील के हवाले से, तो वो जो राव खालिद साहब ने बताया कि जो सिनेरियो होता है वो मुख्तलिफ बता रहा होता है। FIA ने बुशरा बीबी की उस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मतलब वहाँ जो चीज़ें चल रही हैं वो उसी तरह ही चलेंगी, बिहाइंड द सीन बेशक जो मर्जी हो जाए। तो वो बुशरा बीबी की जो जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है इस वक्त चैलेंज हुई है। आखिरी बात मैं ये करूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है 9 मई के केसेस। अब 9 मई के केसेस के हवाले से ये बात आती रही है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनके फैसले नहीं हो रहे। अगर वो फैसले होते हैं तो हो सकता है कुछ को सज़ा, कुछ बरी भी हो जाएं और इस तरह का सिनेरियो जो है बन सकता है। इमरान खान साहब की लाहौर के केसेस भी पड़े हुए हैं। 7 नवंबर को जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है उन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस को बुलाया हुआ है। उनका ताल्लुक 9 मई के केसेस से है। ये मैं खबर दे रहा हूँ 9 मई के केसेस से। इस तरह के ये एक अदलिया पर, अदालतों पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि इतने बड़े जो इल्ज़ामात हैं और उन पर पिछले 1.5 साल से फैसले नहीं हो सके। अगरचे सिनेरियो मुख्तलिफ है कि वहाँ पे अदालतों का सिर्फ कसूर नहीं है, प्रोसिक्यूशन का भी कसूर है, लेकिन ऐसे लगता है कि वहाँ से जो बड़ा क्लियर कट एक मैसेज जाएगा कि जो केसेस आपके सामने आए मेरिट पर फैसला करते हैं, आप डिले नहीं होगा।
तो ये एक सिनेरियो फिर पीटीआई की एक पॉलिटिकल मूवमेंट और जो लीगल उनके मामलात हैं उनमें इसको आगे लेकर चलेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा चंद माह में या तो ये है कि सिनेरियो टोटल डिफरेंट जो है वो तब्दील हो जाएगा, या कम से कम 9 मई के केसेस का फैसले जो है वो हो जाएंगे। यानी आपको लगता है कि पैरेलल दोनों चीज़ों को वो लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले। हमारे नाज़रीन इस हवाले से फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।